महीने का एक और शुक्रवार आ गया और हम लोग करंट टीवी के इस लोकप्रिय कार्यक्रम डियर साहित्यकार में फिर आपसे जुड़ गए हैं। हमारे आज के मेहमान हैं डॉक्टर पल्लव। और मैं सोचता हूं जब मैंने डॉक्टर पल्लव कह दिया तो मुझे और कोई परिचय उनका नहीं देना चाहिए। जिन लोगों को हिंदी साहित्य में जरा भी दिलचस्पी है, जो लोग समकालीन साहित्य से जुड़े हैं, उन लोगों के लिए डॉक्टर पल्लव का नाम अपरिचित नहीं है। फिर भी मेरा दायित्व है कि मैं उनका थोड़ा सा परिचय दे ही दूं। डॉक्टर पल्लव की पहचान हम में से अधिकांश लोगों के लिए हिंदी की जो पत्रिकाएं, साहित्यिक पत्रिकाएं अभी निकल रही हैं, उनमें सबसे प्रमुख पत्रिकाओं में से एक बनास जन के संपादक के रूप में है। लेकिन डॉक्टर पल्लव केवल बनास जन के संपादक ही नहीं है, वे खुद एक प्रखर आलोचक हैं। और आलोचक होने के साथ साथ वे दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित हिंदू कॉलेज में हिंदी साहित्य के असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं। डॉक्टर पल्लव, आपका डियर साहित्यकार कार्यक्रम में स्वागत करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता है। हम अपनी बात यहीं से क्यों ना शुरू करें कि ये जो इतनी भारी भरकम पत्रिका लगातार 12 वर्षों से आप निकाल रहे हैं, ये निकालने का विचार कैसे आया? और ये सवाल मैं बढ़ाऊं उससे पहले मैं श्रोताओं को ये बता दूं कि बनास जन हालांकि एक अनियतकालीन पत्रिका है, फिर भी 12 वर्षों में इसके लगभग 40 अंक प्रकाशित हुए हैं और इस तरह लगभग एक त्रैमासिक रूप में ये पत्रिका हमारे पास आ रही है। न केवल त्रैमासिक पत्रिका है ये, इसने इतने सारे विशेषांक निकाले हैं। स्वयं प्रकाश, काशीनाथ सिंह, असगर वजाहत, रविंद्र कालिया, अखिलेश और न जाने किन के सारे मित्रों पर, साहित्यकारों पर इन्होंने यादगार विशेषांक निकाले हैं। तो ऐसी भारी भरकम पत्रिका निकालने का, मुश्किल काम करने का इरादा आपने कैसे किया? सबसे पहले तो मैं इस क्रेडेंट टेलीविजन को आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस बढ़िया से कार्यक्रम के बारे में सोचा और उन्होंने उससे भी ज्यादा अच्छा ये किया कि आप जैसे व्यक्ति को इस काम के लिए चुना, जिनकी साहित्य की रुचियों से और जिनके सौंदर्य बोध से, जिनकी सुरुचि संपन्नता से हम सभी वाकिफ हैं। तो सबसे पहले तो आप दोनों का धन्यवाद। जो सवाल आपने मुझसे पूछा है तो उसका उत्तर तो एक बड़ा आसान सा उत्तर यह है कि चित्तौड़ का मैं रहने वाला हूं। आप जानते हैं, चित्तौड़ में रहते हुए ही हिंदी के जाने माने कहानीकार और लेखक स्वयं प्रकाश जी से मेरा परिचय हुआ था, उनसे दोस्ती हुई थी। जब स्वयं प्रकाश जी 60 साल के होने वाले थे, तब चित्तौड़ के हमारे कुछ मित्रों ने, ऐसे मित्रों ने जिन मित्रों ने स्वयं प्रकाश जी के साथ मिलकर एक संस्था का निर्माण किया था जिसका नाम था संभावना। तो संभावना के कुछ मित्रों ने मिलकर ये तय किया, सोचा कि स्वयं प्रकाश जी के 60 साल होने की खुशी में हमें कोई आयोजन करना चाहिए। हम सब लोग साहित्य लिखने पढ़ने में दिलचस्पी रखने वाले लोग थे, लिखने से ज्यादा मुझे पढ़ना कहना चाहिए। तो 60 साल पर आयोजन का मतलब हमारे मन में ये नहीं था कि फूल माला वाला कोई आयोजन हो, ऐसा कोई आयोजन हो जो कि साहित्य की दुनिया के लोगों को, जिससे साहित्य की दुनिया के लोगों में जिसके बारे में कोई दिलचस्पी बने, है ना, कोई एक कोई ऐसा मॉन्यूमेंटल काम हो। और ये भी हम जानते थे कि हमारी सीमाएं क्या हैं। तो हमारे मन में आया कि एक किताब इस मौके पर निकाल ली जाए। तो हम लोगों ने किताब की तैयारी शुरू की। एक चिट्ठी संभावना के दोस्तों ने हिंदी के अनेक लोगों को भेजी, जिसमें उन्होंने लिखा था कि पल्लव ये काम करेंगे, और हमने पल्लव को ये जिम्मेदारी दी है। फिर वो सारा काम करते करते ये हुआ सर कि
कुछ हमारे ही वापस मित्रों ने सवाल किया कि एक बात बताओ, एक किताब निकाल लेंगे तो बात खत्म, फिर क्या करेंगे? फिर और अगर हमको ऐसा कुछ करना हुआ तो अच्छा, फिर किताब निकालने में एक बात और थी कि एक बार किताब निकालना तो हो सकता है उत्साह से, कुछ सौजन्य सहयोग से हो जाएगा, लेकिन किताब निकाल के लोगों तक पहुंचाना और उसको मार्केट करना, वो हम सब लोगों के बस का नहीं था। तो ये राय बनी कि एक पत्रिका निकाल ली जाए। उस पत्रिका को निकालने के पीछे एक और ये भी कहीं हम सबके मन में अवचेतन में ये रहा होगा कि राजस्थान से साहित्य की पत्रिकाएं कम हैं या उतनी नहीं है जितनी कभी 70-80 के दशक में थी, तो हम लोग उस दिशा में भी कुछ ऐसा काम करें जो कि लोगों को लगे कि राजस्थान से कुछ अच्छा काम अभी भी हो सकता है। तो इन तमाम पृष्ठभूमियों में बनास की शुरुआत हुई। पहला अंक 2008 के जनवरी या फरवरी में आया था। विश्व पुस्तक मेले के मौके पर हम लोगों ने उसका यहाँ दिल्ली में लोकार्पण करवाया था। ठीक 2 साल बाद एक और अंक हम लोगों ने निकाला था। काशी का 80 नाम की एक किताब पर विशेषांक था, जिसका शीर्षक था गल्पेतर गल्प का ठाठ। संयोग कहिए कि उसके बाद जब दूसरा अंक आया, उसके बाद में मैं दिल्ली आ गया, और फिर दिल्ली आने के बाद में मुझ पर यह दबाव मित्रों का भी था, खुद का भी था, और कुल मिलाकर यह दबाव बना कि ये पत्रिका अब नियमित निकलनी चाहिए। तो अनियमितता में जो नियमितता हो सकती है, उसके साथ पत्रिका निकल रही है, आप सब लोग देख ही रहे। पल्लव, आपने बहुत बड़ा काम किया है। ये बात मुझे लगता है कि कहने के लिए पहले मुझे ये कहना चाहिए था कि जरा आप पीठ फेर लीजिए, तो आपकी पीठ पीछे ये बात कही जाए। लेकिन अब कह ही दी है तो मैं सोचता हूँ हमारे दर्शक और श्रोता मान लेंगे कि मैंने आपकी पीठ पीछे ये बात कही है। लेकिन पल्लव, इतनी बड़ी पत्रिका निकालना, और खासतौर से हिंदी में साहित्यिक पत्रिका के जो आर्थिक आधार हैं वे बहुत कमजोर होते हैं। तो आपने ये जो खतरनाक एक काम हाथ में ले लिया, और अब तक 12 साल से ये पत्रिका निकल रही है, तो कैसी रही ये यात्रा? और कुछ खास अनुभव अगर आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करें तो मुझे भी अच्छा लगेगा। जी, देखिए सर, पहली बात तो ये कि स्वयं प्रकाश जी की सोबत में आने का एक बड़ा असर हम मुझ पर और मेरे मित्रों पर ये पड़ा। हम लोगों ने ये महसूस कर लिया था और ये सीख लिया था कि शिकायत करने से कुछ नहीं होता। हम उस समस्या का समाधान क्या कर सकते हैं, इस दिशा में सोचने और करने से ही कुछ हो सकता है। तो अब साहित्यिक पत्रिकाएं नहीं है, निकलती है, बंद हो जाती है, तो अब इस समस्या का समाधान पेप्सी वाले तो नहीं करेंगे हमारे लिए, न भारत सरकार करेगी और शायद राजस्थान सरकार भी नहीं करेगी, तो हम ही कर सकते हैं। एक बात। दूसरी बात ये कि एक और बात मुझे ये लगती है कि अगर आपका ये बात मैं खास तौर पर कहना चाहता हूँ उन मित्रों से भी जो लोग ये समझते हैं कि सिर्फ पैसे से ही चीजें हो सकती है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपका संकल्प मजबूत है, आपके इरादे पवित्र हैं और आप सचमुच जिसे कहते हैं कि समाज के हित में कोई काम करते हैं, तो बाधाएं नहीं आती है। अब बनास का जो मामला है उसमें सब लोगों को आश्चर्य होता है कि ठीक ठाक छपाई और ठीक ठाक कागज और वो तमाम चीजें, और मैं आवृत्ति भी कम नहीं निकालता, तो वो सारी चीजें कैसे मैनेज हो जाती है, पैसा कैसे हो जाता है। तो मैं उसका उत्तर यही देता हूँ कि अगर मुझे बनास से कुछ लेना होता तब तो शायद दिक्कत आ सकती थी। हिंदी की स्थिति ऐसी हो जाए तो क्या कहें कि बनास जैसी पत्रिका या कोई साहित्यिक पत्रिका निकालकर कोई लेखक संपादक अपना जीवन यापन कर सके, पूरा अच्छे से जीवन यापन कर सके। लेकिन दुर्भाग्य से वैसी स्थिति नहीं है। इक्का दुक्का अपवाद है, वो कैसे चलते हैं वो हम सब लोग जानते हैं। लेकिन ये भी है कि अगर हम अपनी अपेक्षाएं उस पत्रिका से कम रखें या न रखें, अपेक्षाएं न रखें, और ये तय कर लें कि इस पत्रिका को जिस भी रूप में आय हो रही है वो इस पत्रिका में ही जाएगी, तो उतना मुश्किल भी नहीं होता। तो मैं इसी इसी फार्मूले कह लीजिए या इसी सिद्धांत पर इस पत्रिका का प्रकाशन संपादन करता आया हूँ, और आप सबके शुभकामनाओं से, आशीर्वाद से, सहयोग से चल ही रहा है। और हाँ, ये आपने बड़ी सकारात्मक बात कही है। जी हाँ, जी आप कुछ कह रहे थे।
बस ये आपने एक जो आपके सवाल में एक दूसरी बात थी जो रह गई कि कुछ ऐसे रोचक प्रसंग या इस पत्रिका को निकालने के रोचक अनुभव। तो बस एक इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे अच्छा तब लगता है जब दूर दराज के किसी इलाके से दूर दराज, अब एक तो ये अपने आप में बड़ी समस्याग्रस्त बात है और समस्याग्रस्त कथन है कि दूर दराज क्या होता है। अगर छत्तीसगढ़ के किसी गांव से मेरे पास कोई चिट्ठी आती तो वो दूर दराज कैसे, वो भी तो भारत ही है, बल्कि उसे कहना चाहिए दूर दराज दिल्ली से एक पत्रिका आ रही है। तो ये एक समस्याग्रस्त कथन है। लेकिन मैं ये कहूँ कि भारत के किसी कोने से, किसी एक हिस्से से, कहीं से जो हमें दूर लगता है, वहां से जब चिट्ठियां आती है और ऐसे इलाकों से जिन्हें हम अहिंदी प्रांत मानते हैं, वहां से पाठक पत्रिका के बारे में जानकारी मांगते हैं, पैसा भेजते हैं, तब सच में ऐसा लगता है कि उतनी खराब स्थिति तो नहीं है जितना हम सब लोग मान लेते हैं कि हिंदी पढ़ने वाले लोग नहीं है, पत्रिकाएं नहीं है। एक दूसरी बात ये भी है कि हमारे पैमाने पर एक बड़ी कमी ये भी है कि हम सब लोगों ने जो साहित्यिक पत्रिकाओं से जुड़े हुए हैं, इन पत्रिकाओं के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोग जान सकें, इसके लिए क्या किया है, कौन सा उद्यम किया है। मतलब मैं थोड़ा सा खराब हो जाएगा लेकिन फिर भी मैं उदाहरण दूंगा। एक पत्रिका जयपुर निकलती है, शायद 150-200 अंक निकल चुके हैं, नाम लेने की जरूरत नहीं, मैं अच्छा नहीं लगता। उस पत्रिका पर कोई 10-12 साल पहले मधुमती में एक टिप्पणी छपी थी और उसमें टिप्पणी लिखने वाले ने ये बात लिखी थी कि मुझे आश्चर्य है कि जयपुर में पढ़ने और जयपुर में रहने और राजस्थान में ही पैदा होने से अब तक रहने के बावजूद मैं इस पत्रिका से अपरिचित था। तब भी उस पत्रिका के 150 अंक निकल चुके थे। तो मेरा ये कहना है कि इसमें पाठक की गलती नहीं है कि उसको पत्रिका की जानकारी नहीं है, इसमें थोड़ी पत्रिका की भी जिम्मेदारी है कि वो अधिकाधिक पाठकों तक अपनी उपस्थिति का भान करवाए। आप अगर इस काम में असफल है तो ये तो आप ही की कमजोरी है। तो पल्लव, इसी प्रश्न को मैं आगे बढ़ाऊं कि आप क्या करते हैं जिससे बनास जन की जानकारी और अधिक पाठकों तक पहुंचे? हाँ, ये मुश्किल काम तो है सर। मैं एक तो फेसबुक जो कि सब सर्वसुलभ मंच है वो इस्तेमाल करता हूँ। पहले मैं ये भी कोशिश करता था कि हंस में जब भी कोई नया अंक आए तो उसका एक विज्ञापन दे दूं, वो बड़ा कंसेशनल 1000-2000 रुपए में या और मतलब छोटा सा एक विज्ञापन दे देते थे। लेकिन धीरे धीरे वो मुझे मेरे लिए नहीं संभव रहा, ये कह सकता हूं मैं। फिर भी मैं एक कोशिश तो करता ही हूँ कि जो ऐसी पत्रिकाएं, ऐसे अखबार जहां कहीं हमारी इन पत्रिकाओं की चर्चा हो सके तो मैं जरूर वहां भेज देता हूं ताकि उस अखबार के माध्यम से लोगों तक पहुंचे। दूसरा, कुछ चिट्ठियां भी लिखने की कोशिश करता हूँ, पोस्ट कार्ड भी डालता हूँ अगर पहुंच जाए तो जो जितने संभव उपकरण है मैं सारे इस्तेमाल करने की कोशिश करता हूँ। और क्या क्या आपको लगता है कि इनसे कुछ स्थिति बदली है? स्थिति बदलने का दावा तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन नहीं, मैं ये लेकिन कुछ जरूर आपको अंतर महसूस हुआ क्या? हाँ, लेकिन फर्क पड़ता है। फर्क कैसे पड़ता है? देखिए, मैं आपको एक सबसे अच्छी बात बताता हूँ जिसको जानकर आपको और हमारे सारे दर्शकों को अच्छा लगेगा। बताइए। बनास का जब भी नया अंक आता है, जब भी कोई नया अंक आता है, तो उस वक्त दो चीजें होती है। कम से कम 2-3-4 आजीवन सदस्य बन जाते हैं उस नए अंक के आते ही। अच्छा, ये ये तो क्यों बड़ी होता है, अच्छी इसका 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 रहस्य मुझे नहीं पता, लेकिन बनते हैं। और दूसरा एक और काम होता है, मैं ये भी करता हूँ कि मैं जो कोई पाठक अगर मुझसे सदस्यता का आग्रह करता है तो मैं उनसे ये निवेदन करता हूँ कि आप बजाय वार्षिक सदस्यता लेने के अब तक उपलब्ध सभी अंक मंगवाइए। उससे ये होगा कि आपके पास आपकी फाइल भी पूरी हो जाएगी और हमने जो अंक छापे हैं वो भी आप देख पाएंगे कि ये किसी काम के बन पाए या नहीं बन पाए। और आपको ये बताते हुए मुझे अच्छा लग रहा है कि ज्यादातर पाठक ऐसे होते हैं जो सारे अंक मंगवाते हैं। तो हर बार जब नया अंक आता है तो मुझे इतने बड़े बड़े 5-8-10 पैकेट बना के डाक से भेजने होते हैं। तो धीरे धीरे, हाँ, एक ये जरूर है कि देखिए हमारा काम थोड़ा धीमा काम है। हमारा काम लघु पत्रिकाओं का जो काम है वो थोड़ा धीमा काम है। हम लोग द्रुत गति से नहीं चल सकते और द्रुत गति से नहीं पहुंच सकते। अब जितना हमारी सीमा है उनमें रहते हुए हम काम कर सकते हैं, करना चाहिए। अच्छा, अब थोड़ा सा हम लोग इस पत्रिका से बाहर निकलें और
एक दूसरे लोक में चलें। मुझे याद है 2011 में आपकी आलोचना की भी किताब आई थी, कहानी का लोकतंत्र। बहुत चर्चा उसकी की हुई, उसको उस पर आपको खूब सारे पुरस्कार भी मिले और लिखते तो आप अब भी बराबर हैं, आलोचना कर्म में आप अब भी लगे रहते हैं। लेकिन जब मैं बनास के संपादक की भूमिका को याद करने का प्रयास करता हूँ, तो मुझे अनायास पहल के ज्ञान रंजन भी याद आ जाते हैं और हंस के राजेंद्र यादव भी याद आ जाते हैं। मेरा इशारा बहुत स्पष्ट है कि इस तरह के पत्र संपादन आपका बहुत समय लेता है और वो समय कटता कहाँ से है? वो आपके अपने आलोचना कर्म से, आपके अपने लेखन से कटता है। तो मेरी जिज्ञासा ये, वैसे मैं ये शिकायत नहीं कर रहा हूँ और मैं मानता हूँ कि आखिर किसी को तो ये करना ही है, तो आप कर रहे हैं तो उसमें बात है। लेकिन मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि क्या आलोचना की कोई नई किताब भी साथ-साथ आकार ले रही है? सर पहले एक दुष्यंत कुमार का एक शेर आपको सुनाता हूँ, दर्शकों को भी सुन के अच्छा लगेगा। इरशाद। किससे कहें कि छत की मुंडेरों से गिर पड़े, हमने ही उड़ाई थी पतंग शौकिया। हुँ, तो सर बात ये है कि किसी ने कहा वाह! तो नहीं था कि आप आलोचना मत लिखिए, पत्रिका निकालिए, या पत्रिका निकालिए, आलोचना मत लिखिए। तो ये तो ये हाँ, तो चयन हाँ, मेरा था, अब मुझे ही तय करना था। दूसरा ये कि ये बात सही है कि आलोचना की या किसी दूसरी विधा की वैसी कोई किताब नहीं आ पाई, तो उसका असल कारण ये है कि मैं अब एक क्या होता है ना सर कि आप जब कायदे से कोई काम करने की कोशिश करते हैं तो आपको ये आपके अंदर एक दुर्गुण कह लीजिए या एक ऐसी बुराई आ जाती है कि अब काम अब जो कुछ हो तो थोड़ा ठीक से हो। तो ये ठीक से करने के चक्कर में, ठीक और हो। आप मेरे गुरुजी सदाशिव श्रोत्री सर को भी जानते हैं, तो मैं उनका उनका मैं विधिवत तो ना सही लेकिन मैं उनका फिर भी शिष्य हूँ। तो मेरे गुरुजी जब इतने परफेक्शनिस्ट हो सकते हैं कि कोई काम मतलब दरी भी बिछाएँगे तो वो ऐसे ही बिछवाएँगे कि आप वाह करें। तो एक तो ये समस्या हुई। दूसरा लेकिन ये हुआ कि कहानियों पर और गद्य पर मैं लगातार लिखता रहा, कहानी का लोकतंत्र आने के बाद भी लिखता रहा। बिल्कुल, लेकिन मेरे मन में ये आया कि बजाय जो कुछ लिखा गया है उसको किसी तरह समायोजित करके किताब बनाने के, मैं विधिवत कोई किताब लिखूँ। तो पिछले साल, डेढ़ साल से मैं एक किताब पर काम कर रहा हूँ, जो कि कथेतर विधाओं पर होगी। और वो अच्छा, अच्छा। बहुत संभव है कि वो 2 खंडों में वो किताब बने, 2 टुकड़ों में वो किताब बने। तो उम्मीद करता हूँ आपको जल्दी ये किताब देखने को मिलेगी। ये बात, उसका इंतज़ार रहेगा। तो क्या जी, जी, उसमें कुछ जी। सामग्री वो होगी जो हंस के आपके स्तंभ में होती है? जी, जी, जी। असल में क्या हुआ था कि हंस में जब उसको बलवंत मैं बहुत जी और रुचि से विभा पढ़ता हूँ और यहाँ मैं सार्वजनिक रूप से स्वीकार करूँ कि वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैंने कभी आपसे कहा नहीं। ये शायद जी, मेरा जी, जी। आलस्य है। नहीं सर ये तो असल में इसका एक उत्तर ये भी है कि हम इतने प्रतिक्रियावादी समय में हैं कि हम प्रतिक्रिया ही नहीं देते। तो हाँ, हाँ, अ ये भी मान लिए। तो ये तो एक बात हुई। दूसरा ये है कि बलवंत जी और विभास जी जब हंस का संपादन सहयोग कर रहे थे, तो बलवंत जी ने मुझसे एक दिन ये कहा, आग्रह किया तो ठीक नहीं होगा, वो वरिष्ठ हैं, वो मुझे आदेश दे सकती हैं। तो बलवंत जी ने मुझे कहा कि पल्लव हम चाहते हैं कि तुम हंस के लिए हर महीने अपनी पसंद की किताबों पर लिखो और बल्कि विधाओं पर लिखो। तो मैंने कहा मैं कथेतर विधाओं में मेरी इन दिनों बहुत दिलचस्पी है, मैं उस पर काम करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि तुम करो। तो वहां से बात शुरू हुई और उसमें मैंने पहले संस्मरणों पर नहीं, क्षमा कीजिए, पहले यात्रा वृत्तांतों पर, फिर संस्मरणों पर, फिर डायरी, रेखा चित्रों पर और अभी आजकल डायरी पर। डायरी। तो इस तरह से मैं क्रमशः लिख रहा हूँ। तो उसमें मैंने कोशिश ये की है कि 2000 के बाद यानी नई शताब्दी में हिंदी का गद्य किस तरह बदला है और खास तौर पर उस बदले गद्य के अंदाज में हमारा कथेतर गद्य क्या कह रहा है। क्योंकि आप ध्यान दीजिए, ये आकस्मिक नहीं है कि 2000 के आसपास से हिंदी में एकाएक कथेतर विधाओं की किताबों का आगमन होता है और बहुत सारी किताबों का आगमन होता है। और वो बल्कि मैं यहाँ तक कह सकता हूँ अपने कथाकार मित्रों की नाराजगी का जोखिम उठाकर कि कथेतर विधाओं की किताबें असल में हलचल करने वाली किताबें रही है पिछले बिल्कुल। 20 सालों में। तो मेरी दिलचस्पी थी कि मैं देखूं वो सब आखिर क्या है, ये विधाएं क्या कहती हैं, किताबें क्या कहती हैं। तो उन्हीं पर काम कुछ आपको देखने को मिलेगा। उसका इंतज़ार रहेगा मुझे भी।
अच्छा पल्लव, आप दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ा रहे हैं। हम लोग, मैं भी जिंदगी के एक बड़े हिस्से में पढ़ाता रहा और हमें ये लगा कि विद्यार्थियों की रुचि हिंदी पढ़ने में नहीं है। उन्हें व्यावसायिक रूप से वो घाटे का सौदा लगता है। आपका क्या अनुभव है? दिल्ली में क्या आपको ऐसे विद्यार्थी मिलते हैं जो मन से हिंदी पढ़ें, और इसकी व्यावसायिक संभावनाएं क्या हैं? ये भी आप साथ में बताएं। एक तो सर, पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि असल में इस बाजार ने या बाजारीकरण ने और भूमंडलीकरण की नई परिस्थितियों ने हम सबको कुछ इस तरीके से सोचने के लिए मजबूर कर दिया है कि हम हर चीज का व्यावसायिक पक्ष देखने लगे हैं। अब साहित्य कोई इसीलिए तो नहीं पढ़ता कि उससे उसको व्यावसायिक सफलता मिल जाएगी या उसका करियर अच्छा बन जाएगा। उसके लिए नहीं पढ़ना चाहिए, सिद्धांततः आप भी इस बात को स्वीकार करते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। लेकिन लेकिन हाँ, अगर दिल्ली विश्वविद्यालय की बात करें तो सौभाग्य से मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के सबसे अच्छे महाविद्यालयों में से एक, बल्कि सबसे ऊपर के महाविद्यालयों में से एक अच्छा। हिंदू कॉलेज में मैं पढ़ाता हूँ। और अभी इस साल का आपको वाकया बताता हूँ। अभी दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन का प्रोसेस चल रहा है और हिंदू कॉलेज में हिंदी में अगर किसी विद्यार्थी को हिंदी की पढ़ाई करनी है तो उसे न्यूनतम 92 92% होना जरूरी है 12वीं में। अच्छा। तो अब आप ये देखिए कि अगर कोई बच्चा 92% गणित पढ़कर ला रहा है, बशर्ते उसने 12वीं में एक पेपर हिंदी भी पढ़ा हो, हाँ तभी वह अर्हक होगा या एलिजिबल होगा। हाँ हाँ। तो अगर किसी बच्चे ने 92% लिया है तब भी वो हिंदी चुन रहा है अपनी पढ़ाई के लिए, तो सोच समझ कर चुन रहा है, ऐसा हम सबको मानना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल। ना समझ नहीं है। दूसरा ये है कि मुझे लगता है किसी भी विषय की, हिंदी क्यों, प्योर साइंसेज, प्योर कॉमर्स की पढ़ाई भी अगर कोई विद्यार्थी बहुत गहराई से करता है तो उसको करियर में कोई बाधा नहीं आती है। हमारे यहाँ जो विद्यार्थी आते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में, ऊंचे प्रतिशत वाले, और जो साहित्य की पढ़ाई करते हैं, चाहे हमारे कॉलेज में आए चाहे दूसरे कॉलेजों में जाए, वो हिंदी पढ़कर एक तो सिविल सर्विसेज में जाने की कोशिश करते हैं, दूसरा बैंकिंग सेक्टर में बहुत सारी नौकरियां हैं जहां वो अपने लिए अपना भाग्य आजमा सकते हैं, अगर मैं पुराने मुहावरे में पल्लव, मुझे कहूँ लगता तो। है आपकी इस बात को श्रोताओं को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए कि हिंदी पढ़कर प्रशासनिक सेवाओं में जाने का रास्ता भी खुलता है और बैंकों में जाने का रास्ता भी खुलता है, क्योंकि सामान्यतया हमारे यहाँ ये मान लिया जाता है कि प्रशासनिक सेवाओं के लिए तो हिंदी उपयुक्त नहीं नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बल्कि आपको मैं बताता हूँ, एक एक यहाँ दिल्ली में, मैं अभी नाम तो याद नहीं है मुझे, एक ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो केवल हिंदी की पढ़ाई के लिए इतना विख्यात है, इतना विख्यात है कि हजारों, मैं आप ध्यान दीजिएगा, हजारों विद्यार्थी हर साल वहां से पढ़ाई करते हिंदी हैं, हिंदी विषय, आईएएस हिंदी और। माध्यम? जी, हिंदी विषय या हिंदी माध्यम? हिंदी विषय, हिंदी विषय, माध्यम अच्छा। नहीं, विषय। हिंदी विषय लेकर आईएएस और सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए एक पूरा एक एक अच्छा, एक ऐसा संस्थान है जो ये लोकप्रिय है। कम से कम मेरे लिए भी नई जानकारी है और अच्छी जा रही है ये। जी जी। असल में क्या हुआ है कि एक और बात मैं यहाँ बस जल्दी से कह देता हूँ। हम लोग असल में हाँ। बहुत जल्दी दबाव में आकर चीजों को सोचने समझने लगते हैं, उतना वैसा है नहीं। आप ये बताइए कि बैंक में अगर आप पीओ बनना चाहते हैं, प्रोबेशनरी ऑफिसर, तो उसके लिए कहीं योग्यता बीकॉम होना नहीं है, वो बीए हिंदी में पास करके भी आप बन सकते हैं। अगर आप साहित्य की पढ़ाई संजीदगी से करके किसी भी फील्ड में जाएं तो भी आपका करियर अच्छा बन सकता है उसका। और मैं एक और बात आपको, एक रोचक बात आपको इसी प्रसंग में सुनाता हूँ। एक बार मैंने एक बड़े बड़े उद्योगपति से मेरी मुलाकात हो गई किसी शाम की दावत में। तो मैंने उनसे पूछा कि आप हमारे कॉलेज में कैंपस रिक्रूटमेंट करते हैं, तो आपको बीए सेकंड ईयर या थर्ड ईयर में पढ़ने वाले बच्चे में ऐसा क्या दिख जाता है कि आप उसको 5 लाख 4 लाख के पैकेज पे या 10 लाख के पैकेज पे आप उसको रख लेते हैं, जबकि उसकी तो कोई ट्रेनिंग भी नहीं है, एमबीए भी नहीं है, वो बीबीए भी नहीं है। तो उन्होंने हंस के कहा कि पल्लव जी, हम ये जानते हैं कि किसी को कुछ नहीं आता, ना एमबीए पास करके आने वाले को आता है, ना आपके कॉलेज में या मेरे दायरे में आने वाले किसी बच्चे को आता है। सीखना तो उसे यहाँ आकर ही पड़ेगा। हम तो खाली ये देखते हैं कि उसमें सीखने की कुव्वत कितनी है, उसमें सीखने की शक्ति कितनी है। अच्छे इंस्टीट्यूशंस में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, जो इतने कठिन परीक्षा पास करके इतनी कड़ी कंपटीशन में निकल के हिंदू कॉलेज या ऐसे किसी कॉलेज में आए हैं,
तो हम तो खाली उनका यही रूप देखते हैं और फिर आगे वो सीख के बड़ा काम करके दिखाते हैं। तो मेरा यही कहना है कि विषय बहुत ज्यादा महत्व नहीं रखता, असल बात है आपकी साधना, वो वही तय करती है चीजों को, चाहे कोई विषय हो। और उसके लिए शायद दिल्ली अनुकूल माहौल उपलब्ध करवाते हैं। जी जी जी। बस उसमें इतना सा बता तो देता हूँ आप भी कि यहाँ चित्तौड़ में पढ़े हैं और मैंने भी इस तरह के छोटे कॉलेजेस में पढ़ा है, तो वहां शायद ये वातावरण इतनी आप ठीक कह रहे हैं, ठीक अच्छी कह रहे तरह हैं, उपलब्ध नहीं होता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक तो जिसे हम ये कह सकते हैं स्टूडेंट फ्रेंडली एनवायरनमेंट, पहली बात। और दूसरी बात, जैसे अगर आप, मैं हाँ, सबको कह रहा हूँ, हमारे श्रोताओं को, दर्शकों को, कि आप दिल्ली विश्वविद्यालय के केंद्रीय पुस्तकालय में रात को 8 बजे एक बार कभी जाकर देखिए। 8 बजे भी आपको उतने ही विद्यार्थी पढ़ते हुए दिखेंगे जितने सुबह 10 बजे होते हैं। तो वहां, अच्छा। यहाँ विद्यार्थी सचमुच पढ़ने के लिए आते हैं। हमको इस बात के लिए हुँ, विद्यार्थियों की भी प्रशंसा करनी चाहिए और इस पूरे माहौल की भी प्रशंसा करनी चाहिए। बिल्कुल। वो उसमें निश्चय ही आप शिक्षकों का भी उतना ही योगदान है कि आप लोग उनको उस तरह का माहौल उपलब्ध करवा रहे हैं। मैं पूरे शिक्षक समुदाय की बात कर रहा हूँ, केवल जी आपकी जी बात जी नहीं कर रहा जी हूँ, जी जी इसलिए जी आप जी, संकोच में सही ना कह रहे हैं आएँ। आप, सही सही कह रहे हैं। अच्छा, पल्लव, इस बात में हमें समेटना होगा, इसलिए मैं अ, अंतिम प्रश्न आपसे ये करना चाहूँगा कि आज का हिंदी साहित्य परिदृश्य आपको कैसा लगता है? आ, देखिए सर, मुझे ये, मैं ये कहता हूँ कि इतना समृद्ध, इतना संपन्न, कि आपको देखकर ईर्ष्या हो। आप ये देखिए, इसका सबसे बढ़िया तरीका ये है जानने का कि जो साल के अंत में किताबों की जो फहरिस्त हमारे सामने सर्वेक्षण आती या है सूचना होती है। कि इस साल क्या क्या छपा, तो आप देखते हैं कि इतने अच्छे अच्छे लेखकों की अच्छी अच्छी किताबों की हमको उसमें सूचियां हम देखते हैं। तो इसका मतलब ये कि लिखा तो खूब जा रहा है। अब ये है कि जो लोग ये समझते हैं कि बहुत खींचतान है, बहुत कंपटीशन है, बहुत थुक्का फजीती है, तो वो उनके बारे में मैं यही कहूंगा कि कब नहीं थी, हमेशा ही थी, हमेशा ही होता है। जहां भी बहुत सारे लोग अगर एक तरह का काम करेंगे तो वहां ऐसा दिखाई देना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। उसमें स्पर्धा होगी। अच्छी हाँ, अच्छी चीज होगी तो वो टिकेगी, अच्छी चीज नहीं होगी तो वो साल 6 महीने में खत्म हो जाएगी। तो मुझे तो अभी हिंदी का माहौल बहुत संपन्न दिखाई देता है। और खास तौर पर अगर आप नॉन फिक्शन या कथेतर विधाओं के संबंध में कहें, मैं आपको सच कहता हूं, इतनी किताबें, इतनी समृद्ध किताबें, इतनी बढ़िया किताबें जो पिछले 20 सालों में आई है इन विधाओं में, डायरी से लगाकर यात्रा आख्यान तक, संस्मरणों से लगाकर रेखा चित्रों तक, कभी नहीं आई थी इतनी किताबें। तो जिस माहौल में इतनी सारी किताबें आ रही हो लगातार, कहानी उपन्यास की दुनिया में भी आ रहा है, कविताओं की दुनिया में भी आ रहा है, तो थोड़ा सा अपना तंग नजरिया बदलने की जरूरत है। अगर वाह! आलोचक या पाठक थोड़ा खोल के देखेंगे तो अच्छा लगेगा। अच्छा, तो पल्लव ये और बता दें, आपको क्या लगता है, क्या हिंदी साहित्य के पाठकों की संख्या भी बढ़ी है? या ये जो ना रोया जाता है कि हिंदी में तो किताबें न तो खरीदी जाती है, न पढ़ी जाती है, इस पर आपकी क्या टिप्पणी होगी? सर, मैं आपको बताता हूँ, मेरे एक मित्र हैं जो प्रकाशन तो नहीं करते हैं लेकिन प्रकाशन संबंधी काम करते हैं। उनका नाम है नीलाभ श्रीवास्तव। नीलाभ नॉटनल नाम हुँ, की एक वेबसाइट चलाते हैं, नॉट-नल, नॉटनल। बिल्कुल। और वो वेबसाइट आपको किताब, मुद्रित किताब नहीं देती है, सॉफ्ट कॉपी किताब पढ़ने के लिए देती है। हाँ, और वो, उनको फुर्सत नहीं मिलती है, उनके ऊपर काम का इतना दबाव है, एक बात। दूसरी बात, हिंदी के प्रकाशनों का अगर मैं उदाहरण दूं आपको, तो अगर हिंदी का प्रकाशन करके घाटा ही हो रहा होता तो हर साल प्रकाशक अपने नए नए इम्प्रिंट्स नहीं बढ़ाते जाते, हर साल अपने प्रकाशनों की संख्या नहीं बढ़ाते जाते। अभी तत्काल जो पिछले 6 महीने का माहौल है उसको आप छोड़ दीजिए, वो अलग है, वो तो वो अपवाद है। एक 100 साल में पहली बार एक ऐसी मुसीबत हमारे सामने आई है, वो एक अलग सवाल है। लेकिन निश्चित रूप से हिंदी के पाठकों की संख्या में इजाफा हुआ है। अब आप मत भूलिए कि हिंदी एक सब्जेक्ट के रूप में भी, लिटरेचर के रूप में भी, लिटरेचर और एकेडमिक्स के रूप में भी, केरल से लगा के कश्मीर तक सारे विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती है। बनास की प्रतियों का ही मैं उदाहरण दूं तो केरल में जितनी प्रतियां जाती है शायद राजस्थान में न जाती हो। दूसरी अच्छा, बात, हंगरी से लेके हांगकांग तक या नेपाल तक दुनिया के कम से कम 50 विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है।
तो हिंदी के अच्छा। पाठक लगातार बढ़ रहे हैं। थोड़ा सा तंग नजरिया बदलने की जरूरत है। उतना वैसा हाल नहीं है जैसा प्रकाशक या कंजूस लोगों को लगता है। कंजूस मन के कंजूस किताब भी लोग पढ़ते हैं और खरीदते भी हैं, ऐसा नहीं है। चलिए, इस सकारात्मक बात पर, बल्कि आज आपसे सारी बातें सकारात्मक हुई और मुझे भी लगा कि इतना दुखी होने की, उदास होने की, निराश और हताश होने की जरूरत नहीं है। समय बहुत अच्छा है। आपके साथ ये समय मेरा भी बहुत अच्छा बीता। आपने अपनी सारी व्यस्तताओं के बीच क्रेडेंट टीवी और मेरे लिए समय निकाला। मुझे आभार तो कहना ही चाहिए। बहुत बहुत नहीं नहीं धन्यवाद। सर, आपका आभार। और मैं ये कहूंगा कि आखिर में मैं भी एक वाक्य कहूंगा, निराश होने में कोई फायदा नहीं है, इसीलिए हमको हमेशा बिल्कुल बिल्कुल। आशावान रहना चाहिए। और आशा बलवती है राजन, महाभारत में कहा गया था। तो हम ये क्यों कहने वाला। निराश हो, सब अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा थैंक लगा यू सर, आज। नमस्ते।